आज के इस कार्यक्रम में एक बड़ा ही अद्भुत प्रश्न को मैं लेकर उपस्थित हूं। अभी लगातार आप लग्न प्रकरण आप देख रहे हैं। यह लग्न प्रकरण का तीसरा यह कार्यक्रम है। आप जो नियमित हमारे दोनों प्रकरणों को देख चुके हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा जरूर आई होगी, और वो जिज्ञासा इसलिए आई होगी क्योंकि हमने कहा था कल के कार्यक्रम में कि लग्नेश जहां पर भी रहेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे, उस भाव से संबंधित शुभ फल को जरूर देंगे और अशुभता को कम करेंगे। किंतु त्रिक भाव अर्थात 6, 8 और 12, ये जो 3 भाव है, जैसे 6, 8, 12 कौन कौन सा है, तो आपको बता दूं कि यह लग्न हो गया, लग्न से छठा, लग्न से 8वां और लग्न से 12वां। ये इन भावों में अगर यदि लग्नेश स्थित हो जाए या इस भाव के स्वामी से लग्नेश का संबंध, दृष्टि संबंध हो जाए या युति हो जाए, तो निश्चित रूप से उस लग्नेश को दुर्बल कहा जाएगा और उतना अशुभ प्रभाव नहीं होगा, शुभ प्रभाव उतना नहीं दे पाएंगे और अशुभता जो है बढ़ सकती है, क्योंकि बाकी जगह तो यही नियम लागू है। लेकिन हमने कल कहा नहीं, लग्नेश चाहे जिस भी स्थान पर होंगे या जिस भी भाव के भावाधिपति के साथ यदि बैठे रहेंगे, तो उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि भी करते हैं और वहां उस भाव के शुभ फल को देते हैं। ये जो है हमने कल आपसे कहा था। तो उसमें एक प्रश्न उठता है कि अगर यदि लग्नेश ही अष्टमेश हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यदि भाग्येश ही द्वादशेश हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। किसको मानना चाहिए, किसका फल स्वीकार करना चाहिए, या किसका जो है फल अधिक प्रभावी रूप से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। आप इसको जरूर जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यह प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्रकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाग्य व्ययाधिपत्येषु रंध्रेषु न शुभप्रद एवं स एव गुण संधाता। उसके बाद उन्होंने कहा कि लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं, अर्थात अगर यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है कि लग्नेश यानी कि यहां पर जो नंबर है उस नंबर के स्वामी यदि अष्टमेश के भी स्वामी हो, ऐसे में वो लग्नेश के फल देंगे कि अष्टमेश का वन के फल देंगे। क्योंकि अष्टमेश तो नेगेटिविटी देता है। क्योंकि 6, 8, 12 गणना के हिसाब से 6 और 8, 12 त्रिक भाव होता है, किंतु अशुभता की दृष्टि से देखा जाए तो छठे भाव से अधिक अशुभ भाव जो है 12वें भाव कहा गया और 12वें भाव से अधिक अशुभ भाव 8वें भाव कहा गया। अर्थात 8वां जो ये जो भाव है इसको जो है मृत्यु का कारक कहा गया। लेकिन मैं पुनः आपको बता दूं, करेक्ट कर दूं, शास्त्र का जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत बिल्कुल सुनिश्चित रूप से होता है और प्रतीकात्मक रूप से शब्दों का प्रयोग किया गया है। मृत्यु का यदि यह भाव है तो यह भाव आयु का भी है। यह भाव यदि रहस्यों का है तो यह रहस्यों के प्रकटीकरण का भी भाव है। यह भाव यदि देश से बाहर जाने का यानी कि विदेश का यह भाव योग बनाता है, इसका मतलब यह है कि पुनः इसका मतलब यह कि वह व्यक्ति का जन्म और उस व्यक्ति का शैक्षणिक जो समय रहा है वह अपने ही देश में व्यतीत होगा। और यदि यह दशांतर के अंतर्गत जो है दशा और महादशा के अंतर्गत यदि यह विदेश भेज भी रहा है तो शिक्षा के लिए भेजने के पश्चात जो है वह पुनः अपने देश में वापसी भी करता है जब उस दशा और महादशा का अंतर समाप्त हो जाता है। तो जो भाव जिस प्रकार के अशुभ फल को देते हैं वही भाव वहां पर उससे ठीक जो है अपोजिट अर्थात शुभ फल भी देते हैं। यदि वह मृत्यु भाव है तो वह आयु भी वही भाव देगा। अब ये प्रश्न उठा कि भाग्य व्ययाधिपत्येषु रंध्रेषु, रंध्रेश मतलब अष्टमेश, रंध्रेषु न शुभप्रद, किंतु उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है। यदि लग्नेश और एक ही लग्न में ऐसी स्थिति आती है, और वो कौन सा लग्न है, वो लग्न है मेष लग्न, अर्थात
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 और ये 12। अर्थात लग्नेश यहाँ पर 1 नंबर से आप यहाँ मिला लीजिए कि 1 और 8 होगा तो कौन होगा लग्नेश? यहाँ पर लिखा हुआ है मंगल होंगे। और वही मंगल की राशि 1 और 8, तो 8 जो नंबर है इसके स्वामी यानी कि अष्टमेश भी मंगल ही होंगे, लग्नेश भी मंगल होंगे। ऐसे में वो मंगल लग्नेश का फल देंगे। जब आप फलादेश करेंगे किसी कुंडली का तो आप जो है उसमें लग्नेश का फल बताएंगे कि अष्टमेश का फल बताएंगे, या आपके जीवन में लग्नेश का फल घटित होगा मेष लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो, या अष्टमेश के फल का फल घटित होगा। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? किंतु उसी पर कहा इन्होंने आगे चल करके कि ऐसा नहीं है, स एव गुण संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। यहां पर जो है लग्नेश का ही फल घटित होगा, अष्टमेश का फल घटित नहीं होगा। और बड़ी बड़ी रोचक बात है, आप ये देखिए कि भाग्येश यदि यही स्थिति है कि और निर्मित होती है, अगर यदि यही भाग्येश 9 नंबर यानी कि 9 नंबर का स्वामी कौन है, यहां आप देख लीजिए 9 और 12 के गुरु हैं। तो यदि आपके भाग्य के स्वामी यदि गुरु हैं तो वही भाग्य के स्वामी गुरु ही यहां पर जो है द्वादशेश भी है यानी कि व्ययश है। तो भाग्य व्ययाधिपत्येशो, अब इसमें किसको माना जाएगा, इसमें किसका फल घटित होगा? क्योंकि बृहस्पति भाग्येश भी है और द्वादशेश भी है, तो इसमें शास्त्रकार ये कहते हैं कि नहीं, भाग्य व्ययाधिपत्येशो, जिस प्रकार से भाग्येश बृहस्पति है और वही मेष लग्न की कुंडली है तो, और वही जो है भाग्येश द्वादशेश भी है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भाग्येश का फल घटित होगा, द्वादशेश का नहीं। तो ये बहुत बड़ी जो है बड़ा विषय है, इसको जरूर आप जो है ध्यान रखिएगा। अब हम चूंकि जब भाग्येश की जब नंबर आएगा तो मैं उस पर और भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आज का मेरा कार्यक्रम केवल मात्र आपको लग्न प्रकरण का या तृतीय जो एपिसोड है, इस कार्यक्रम में आपको यही बताऊंगा लग्न से जुड़ा हुआ। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक इसमें जो है हो सकता है कि आपके मन में शंका नहीं भी हो, तो मैं स्वयं शंका करके उसका उत्तर देता हूं। यदि मान लीजिए कि यहां पर 2 नंबर हो, अर्थात जो है यहां पर यदि, चूंकि मैं इसको आपको शंका न हो उसको मैं जो है इसको मिटा देता हूं। अब मान लीजिए कि अगर यदि वृष लग्न की कुंडली है, अर्थात यहां पर 2 नंबर है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। यदि वृष लग्न की कुंडली है तो वहां पर भी आपके मन में यह आएगा, हालांकि अभी लग्न प्रकरण है लेकिन मैं स्पर्श कर देता हूं विषय में, चूंकि आगे इस विषय को मैं लूंगा, कि यहां पर स्थिति यह बन रही है कि अगर यदि वृष लग्न की कुंडली है तो यहां पर लग्नेश कौन हो गए, 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लग्नेश हो गए शुक्र स्वामी हो गए, और 7 नंबर यहां पर छठे स्थान में है यानी कि 7 शुक्र हो गए। अब यहां पर षष्ठेश शुक्र प्रभाव दिखाएंगे कि लग्नेश शुक्र प्रभाव दिखाएंगे, तो यहां पर भी वही नियम लागू होगा जो नियम उन्होंने कहा कि भाग्य व्ययाधिपत्येशो रंध्रेशो न शुभप्रदः, उसके बाद भी स एव गुण संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। ये ऐसा इसलिए क्यों कहा गया? देखिए इसलिए कहा गया ऐसा क्योंकि लग्न जो है
वह इस पूरी कुंडली का सिर है, यानी कि ये सर है। और यदि ये यदि सिर ही नहीं रहेगा, अर्थात यदि सिर नहीं रहेगा यहां पर, तो शत्रु कहां से होंगे, प्रतिस्पर्धा वो किससे करेगा। जब सिर ही नहीं रहेगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे वो बैठेगा, क्योंकि षष्ठे से भी शुक्र है, षष्ठे यदि शुक्र है तो। या मान लीजिए कि यह जो है कुंडली मेष लग्न की है, यहाँ पर यदि मेष लग्न की है, और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 8 नंबर है, जैसे कि अभी हमने पहले बताया है, तो दोनों के स्वामी मंगल है। तो यदि उस व्यक्ति का सिर ही नहीं रहेगा तो उसकी आयु या मृत्यु का निर्धारण 8वां स्थान से आप क्या करेंगे। अर्थात सिरोहीन जिस प्रकार से शरीर की स्थिति रहती है, उसी प्रकार से बिना लग्न का आगे का फल कथन करना भी, या उस लग्न के अनुसार ही पूरे फल का कथन किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आप सही फलादेश कर सकेंगे। देखिए, ढेर सारी बातें कहना वह एक अलग विषय है, किंतु शास्त्र की स्थिति क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं और उनके प्रतीकात्मक। अब इसमें एक और विषय मैं आपको बता दूं, खैर ये तो लग्न की और उसकी मैंने विषय को स्पर्श किया, और इसको आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। अब इसमें एक बात ये आई कि अगर यदि कहा गया कि त्रिकोण केंद्रे यदि लग्ननाथे शुभान्विते शोभन वीक्षिते वा शुभ ग्रहागार गते बलाढ्ये चतु समुद्रांत यशः समेति। अगर यदि लग्न का स्वामी, अर्थात यदि मेष लग्न की कुंडली है और इनके स्वामी यदि केंद्र में, जैसा कि हमने पहले बताया है, केंद्र में या और त्रिकोण में, इन स्थानों पर यदि वो बैठे रहते हैं तो बहुत ही शुभता उस व्यक्ति के जीवन में राजा जैसा उसको सुख की प्राप्ति होगी। यदि लग्न शुभग्रह से युक्त है या शुभग्रह से यह लग्न दृष्ट है या लग्नेश जहां पर भी स्थित है और वो जिस भाव के साथ हैं बैठे, उस भाव की वृद्धि करते, भावेश, यहां तक कि उस भावेश के भाव से संबंधित भी फल लग्नेश देते हैं। यदि प्रभावशाली और बलवान लग्न है तो बलवान लग्न कैसे आप देखेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पहले समझा चुका हूं मैं। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी स्थिति में यहां तक आ गया कि यदि वह व्यक्ति अत्यंत प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का धनी होने के बाद भी उसके जीवन में 100%, जैसा कि कुंडली कह रही है, 100% जो है फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, उसमें बाधक कौन है। तो देखिए, अगर यदि लग्नेश कारक ग्रहों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वह दृष्टि संबंध हो या युति हो, या भावाधिपति के माध्यम से वह यदि उस भाव के फल को वृद्धि करते हैं और उस भाव के भावेश यदि कारक हैं ग्रह, तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से फल घटित होगा। लेकिन अगर यदि लग्नेश अकारक ग्रह से संबंध स्थापित कर लें या लग्नेश पर अकारक ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से केवल जैसे हाथी का दांत होता है ना, उसी प्रकार से हाथी के दांत केवल दिखने वाले रहेंगे, उसका जीवन में कोई उससे कोई सरोकार नहीं रहेगा। इस विषय पर मैं कल के कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। दृष्टि लग्नेश की, यानी कि लग्नेश यदि आपके किन किन भावों में बैठे हैं तो वह लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और युति कि किन किन ग्रहों के साथ यदि वह युति बनाते हैं तो उसका क्या आपके जीवन में उसका परिणाम मिलने वाला है। क्योंकि मैं लग्न प्रकरण को इसी प्रकार से अभी और 2-3 प्रकरणों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ स्वयं भी आपके द्वारा कुछ सुझाव आए तो उसको मैं समझने का प्रयास करूंगा। यह ज्योतिष चर्चा है, शास्त्र की चर्चा है, जितनी बातें की जाए उतनी कम रहती हैं। आशा करता हूं कि आपको ये 2 सूत्र तो आज मिल ही गए होंगे। पहला कि यदि लग्नेश ही यदि अष्टमेश हो जाए या लग्नेश ही यदि षष्ठेश हो जाए, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में किसका फल घटित होगा, इस शंका का समाधान तो आपको इस कार्यक्रम से मिल ही गया होगा।
आज बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूं कि आप सबको यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक और दिलचस्प लगा होगा, ज्ञानप्रद लगा होगा। अब आपसे मेरा एक अनुरोध है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर तो आपको करना ही चाहिए। आप सबको पुनः धन्यवाद। नमस्कारम। जय श्री राम।